हेलो, ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। हमने लास्ट वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं किससे? नेचर ऑफ सोल्यूट से। हमने टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना था। इसमें से हम लोग 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और तीसरी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रॉपर्टी है, मतलब लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जान लेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली समझ में आ जाएगा। और जो दूसरी वीडियो रहेगी उसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके एप्लीकेशंस और कहाँ पे इसकी एडवांटेजेस हैं फ्रॉम दैट ऑफ द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उनसे ज्यादा इसका कहाँ पे यूज होगा वो हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करें, ऑस्मोसिस शुरू करें, उससे पहले आप लोगों को जो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने वो है क्या? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन को समझने के लिए मैं फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूं। आप लोगों ने 11th क्लास में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था। मैं ग्राम्स लॉ को तो गैसेस के केस में अप्लाई किया था, हम लोग इसको एक बार अप्लाई कर लेते हैं किसके केस में? इन केस ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ले लेते हैं। नीचे मैंने ले लिया है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मैंने ले लिया है, ठीक है। ये है कॉपर सल्फेट और इसके ऊपर मैंने रख दिया है क्या? पानी को, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, कॉपर सल्फेट लिया और ऊपर मैंने रख दिया है वाटर। तो हम लोग मान लें कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल इसका कॉमन नेम है, ब्लू विट्रियोल। और ये तो किसका काम कर रहा है? सोल्यूट का। और वाटर किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। तो इसको क्या करो, 1-2 दिन के लिए छोड़ दो। तो क्या देखेंगे आप लोग कि थोड़े से 1-2 दिन के बाद आप लोगों को एक होमोजीनस मिक्सचर मिलेगा जो कि सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन क्या होगा? पूरा का पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा, थोड़ा लाइट ब्लू रहेगा। होमोजीनस मिक्सचर ये होगा, ये सॉल्यूशन बन गया। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ है डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन कैसे हुआ? यहां से सोल्यूट, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी सोल्यूट की यहाँ पे, तो वो कहाँ पे चला गया है? वो तो चला गया सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ऊपर ज्यादा थी तो वो कहाँ पे डिफ्यूज हो गया? कहाँ मूव कर गया? वो सॉल्यूट में मूव कर गया। इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ, मैं प्रोसेस और फिनोमिना में डिफरेंस आप लोगों को पहले कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं, अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मूवमेंट होती है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन is known as diffusion, इसमें दोनों चीजें चलती हैं, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, और इसी मूवमेंट को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। क्लियर है? तो ये तो था डिफ्यूजन। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑस्मोसिस और इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। आप लोग चाहे तो डिफ्यूजन को गैस के केस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये रहा, यहां से ये ले लिया हुआ हमने, और यहाँ पे ये गैस कोई दूसरी ले ली है इस बल्ब के अंदर, ये गैस B है, ये गैस A है। स्टॉपर से दोनों को सेपरेट किया हुआ है। यहाँ कंसंट्रेशन A की ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन B की ज़्यादा है। जैसे ही इसको हटाओगे स्टॉपर को,
तो बी तो ए की तरफ मूव करेगी और ए बी की तरफ, और थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ चला। ए बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे कम थी, और यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ए की कम थी। थोड़ी देर के बाद ये एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेंगे, तो यू विल गेट अ गैसियस सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस को समझते हैं। ऑस्मोसिस को समझाने के लिए मैं आप लोगों को दो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता हूं। पहला सिंपल एक्सप्लेन करते हैं। हमने ये एक सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया है, ये ले लिया सुक्रोज सॉल्यूशन C12H22O11, इसका सॉल्यूशन है, पानी के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया। और ये ले लिया हमने क्या, इधर ले लिया सिर्फ वाटर, सिर्फ पानी ले लिया है, ठीक है, और इन दोनों को सेपरेट कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये है सॉल्वेंट, सिर्फ वाटर ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट। होपफुली सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे पानी में चीनी भी डाली गई है और यहाँ पर सिर्फ पानी है। दोनों का वॉल्यूम मैंने सेम लिया है, ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। दोनों को सेपरेट किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ऐसे समझ लें जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा भी है, तो वो सारी चीजें अगर आप लोग देखेंगे तो वो एक मिक्सचर बना हुआ है और बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। और इनको सेपरेट कौन कर रहा है, हमारी मेम्ब्रेन जो स्किन है, स्किन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है SPM से दिखूंगा मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हर जगह पे, ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए काम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब होता है हाफ और परमिएबल का मतलब होता है अलाउ, जो सबको अलाउ ना करे, सिर्फ कुछ एक चीज को ही अलाउ करे। जैसे सॉल्यूशन है, सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो इसमें से आधी जो चीज है वो है क्या, सॉल्वेंट। ऐसे समझ लें, मैं वैसे तो दोबारा से फिर बताऊंगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये वो मेम्ब्रेन है, जैसे कि अब आप लोग ये देखें, ये दीवार देख लिया, इस दीवार में मैंने छेद कर दिए। आप लोग हो जो ग्लास है और उस ग्लास में पानी भी भर दिया है, तो तुम लोग तो हो सोल्यूट और पानी है सॉल्वेंट। अगर मैंने क्या किया, इन जो पोर्स थे इस दीवार में, जो होल्स मैंने किए हुए थे, अगर मैं उनको खोल दूं तो उनमें से कौन जाएगा, इस सॉल्यूशन में से। तो तुम लोग तो नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारा साइज बड़ा है, पर क्या पानी नहीं जा पाएगा क्या, तो पानी तो मूव करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्वेंट तो अलाउ कर दिया गया, पर सॉल्यूशन को अलाउ नहीं, सोल्यूट को अलाउ नहीं किया गया। तो दो चीजों में से सिर्फ आधी चीजें, वो कौन सी हैं, सॉल्वेंट, सोलवेंट, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करे। सॉल्वेंट को जो अलाउ करेगी वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर मिक्सचर है, ब्लड का मिक्सचर है, तो ब्लड के अंदर क्या चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्लड में सिर्फ RBCs हैं, WBCs हैं, बहुत सारी चीजें और मिनरल्स भी हैं। तो क्या होगा, हमारी जो स्किन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करती है, जो लिक्विड है। लिक्विड क्या, जैसे वाटर है, साल्टी वाटर है, वो निकल के आएगा स्वीट की फॉर्म में, ठीक है, जो स्वेट की फॉर्म में वो निकल के आ जाएगा, ठीक है, पसीना बाहर आ जाता है, ब्लड तो नहीं आता ना, तो वो क्या है, ऑस्मोसिस हो। तो जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट को, या जिन पार्टिकल्स का साइज मेम्ब्रेन के पोर के साइज से छोटा रहेगा, सिर्फ वही बाहर डिफ्यूज हो सकती हैं, बाहर मूव कर सकती हैं, तो उनको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अब देखते हैं यहाँ पे चीनी और पानी वॉल्यूम दोनों का मिला के, अगर मैं कहूँ कि 20 ml, तो मैंने इसमें चीनी डाली थी, 20 ग्राम ले लेते हैं, और इसके अंदर 800 ml था पानी, और ये दोनों मिलके कितना हो गया था, लेट इट इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml हो गया था। ये 20 ग्राम चीनी डालते ही 800 ml पानी के अंदर 1000 ml हो गया, और यहाँ पर कौन चीज ज्यादा है, 1000 ml वाटर है, तो दोनों का वॉल्यूम तो 1000 ही है। पर अगर आप देखें तो पानी कहाँ पे ज्यादा है, इसके अंदर से, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ कौन अलाउड है, सिर्फ सॉल्वेंट अलाउड है, सोल्यूट अलाउड नहीं है। तो सॉल्वेंट कहाँ से चलेगा, यहाँ से इधर चलेगा या इधर से यहाँ पे चलेगा, पानी। तो आप लोगों को पता है कोई भी चीज की मूवमेंट हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है,
तो अगर आप देखें तो सॉल्वेंट की मूवमेंट यहां से यहां पे होगी, क्योंकि यहां पर प्योर वाटर है, 1000 का 1000 ml वाटर है, और यहां पर पानी कितना था 800 ml। नो डाउट सॉल्यूशन 1000 ml था, ये सॉल्यूशन है। सुक्रोज सॉल्यूशन चाशनी जो थी वो 1000 ml थी, तो यहां से पानी सिर्फ 800 ml था, तो पानी कहां से जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ। तो इसीलिए मूवमेंट कहां से कहां होगी, यहां से यहां पे। सिर्फ किसकी मूवमेंट हो रही है, सिर्फ किसकी मूवमेंट हो रही है, पानी की। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को बोला जाता है ओस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड द ओस्मोसिस। क्लियर है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में मैंने क्या ले लिया, यहां भी सुक्रोज सॉल्यूशन ले लिया, C12H22O11 प्लस वाटर डाल के, और इसको भी 1000 ml कर दिया। ठीक है, अब यहां पे मैंने इसको 30 ग्राम ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है पानी कम हो जाएगा। पानी मान लो 700 ml है। ठीक है, अब बताओ कि कौन सी चीज कहां से कहां चलेगी। आप पहले तो ये बताएं कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो आप लोग देखेंगे कि 20 ग्राम 800 ml में है, यहाँ पे 30 ग्राम सिर्फ 700 ml में मिलके 1000 ml बनाता है। तो ये तो होगी 30 ग्राम पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन, और इसकी होगी 20 ग्राम पर लीटर। तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी। लेकिन पानी किस कंसंट्रेशन में ज्यादा है, जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं उसमें हमेशा सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है। तो पानी की मूवमेंट ही, ये मेम्ब्रेन सिर्फ किसको अलाउ करेगी, ये मेम्ब्रेन सिर्फ अलाउ करेगी पानी को, और मूवमेंट हमेशा हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। कई लोग कह देते हैं इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज चली जाए। हाँ, सोलवेंट का केस आप कह सकते हो कि वहां पे लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, तो वहां पर पानी की कंसंट्रेशन, पानी की अमाउंट ज्यादा थी उस सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होगा, पानी यहाँ 800 ml है, यहाँ सिर्फ 700 ml है, तो 800 से 700 की तरफ चलेगा। तो पानी की मूवमेंट होगी किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, द फिनोमिना ऑफ movement of solvent from low concentrated solution to high concentrated solution through a semi permeable membrane is known as osmosis. That is known as osmosis. एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, समझ रहे हो, याद रहे। मैं नोट में लिख देता हूं, नोट में लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन always have solutions always have higher amount of solvent than high concentrated solutions. हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हमेशा किसकी अमाउंट ज्यादा रहेगी, सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा रहेगी लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। तो ये मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया, क्लियर है। अब ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करते हैं एक आधा एग्जांपल लेके। पहले मैं टाइप्स बताऊंगा, बट टाइप्स आप लोग इजीली समझ जाओगे। अगर मान लो मैंने क्या कर दिया है, एक पानी ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या ले लिया है, वाटर, प्योर वाटर है ये, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, या तो एग रख दे, एग की जो आउटर कवरिंग है उसको हटा दो, और हटाएंगे कैसे आउटर कवरिंग, जो सॉलिड कवरिंग है आप लोगों ने देखी होगी, जो केराटिन की खासकर बनी हुई होती है, उसको कैसे हटाएंगे, उसको हटाने के लिए उसको HCl में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो वो कवरिंग हट जाएगी। अदरवाइज आपके घरों में बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमने क्या कर दिया है, हमने कैरेट रख दी है इसके अंदर, या ग्रेप रख दी है,
ग्रेप रख दी, ठीक है। इसकी आउटर कवरिंग को कोशिश करें कि हटा दे, आउटर कवरिंग को। इसके अलावा आप लोग ग्राम्स भी रख सकते हो, पल्सेस भी रख सकते हो, दालें, चना ये भी रख सकते हैं, ये तो सबने देखा ही हुआ होगा। अब क्या होगा, इसके अंदर भी कुछ लिक्विड है, हम लोग मान लेते हैं वो भी एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशन ही है इसके अंदर भी। जैसे हम लोगों ने ग्रेप ले लिया है, ग्रेप की आउटर कवरिंग को हटा दिया है, आउटर कवरिंग को हटाने के बाद इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसके अंदर क्या है, वही है, शुगर का सॉल्यूशन ही है। तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही हम लोग रखेंगे पानी के अंदर इसको, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे क्या है, हम लोग मान लें कि इसके अंदर भी क्या है, सुक्रोज का सॉल्यूशन ही है, ठीक है, सुक्रोज सॉल्यूशन है, मतलब चीनी भी है क्योंकि मीठा है। मैं जस्ट एक सिंपल वे से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे पानी ज्यादा है और इस केस में पानी कम है कि नहीं, क्योंकि ये तो कंसंट्रेटेड है, यहाँ प्योर सॉल्वेंट है। तो मूवमेंट किसकी होगी, सॉल्वेंट की। जहां पे वो ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा। तो कहां पे जाएगा, यहां से पानी अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ पानी आना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, ये जो अंदर की तरफ आया इसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। तो पहली टाइप है ऑस्मोसिस की, एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, एंडो मीन्स होता है इनसाइड। तो व्हाट इज एंडोस्मोसिस, द फ्लो ऑफ, द inflow of solvent from low concentrated solution to high concentrated solution through semi permeable membrane in a cell is known as, किसी सेल में इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट अंदर की तरफ अगर फ्लो होता है, इज नॉन एज एंडोस्मोसिस। फॉर एग्जाम्पल, इसकी वजह से होगा क्या, जब फॉर एग्जाम्पल व्हेन एग विदाउट आउटर कवरिंग इज प्लेस्ड इन किसमें, प्लेस्ड इन वाटर, प्योर वाटर में, ठीक है। तो क्या होगा, then it leads to एंडोस्मोसिस। याद रहे, एंडोस्मोसिस हमेशा क्या करेगा, इट लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ सेल स्वेल हो जाएगी। जो भी चीज आपने यहाँ पे डाली है, मैं उसको सेल ले रहा हूं, आपने एक चीज ली है, इवन आप सेल भी ले सकते हो, बॉडी सेल ले लिया, उसके अंदर भी स्वेलिंग हो सकती है अगर एंडोस्मोसिस होगा। आगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। अब हमने क्या किया, यहां पर वाटर ना लेके कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन ले लिया, NaCl सॉल्यूशन ले लिया, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन ले लिया जी, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है, जो इस ग्रेप के अंदर जो सुक्रोज सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, उसकी तो कंसंट्रेशन है कम, और किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये नमक ज्यादा है, पानी कम है, नमक ज्यादा है। तो सेम ऐसे ही क्या होगा, पानी कहां से कहां चलेगा, ये चलेगा कहां से, अंदर से बाहर की तरफ, तो अंदर से बाहर की तरफ। तो इसको बोलेंगे क्या, एक्सोस्मोसिस। तो एक्सो मीन्स सबको पता ही है, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड। तो what is exosmosis? The outflow of solvent, same way, low concentrated to high concentrated solution through semi permeable membrane is in a cell, from a cell, ये सेल से चलेगा ना, सेल से बाहर की तरफ जा रहा है, is known as exosmosis. When egg without outer covering is placed in concentrated NaCl solution, then it leads to exosmosis. ठीक है, एक्सोस्मोसिस हमेशा क्या करेगा, इसको पिचका देगा, और उसको क्या बोलते हैं, इट लीड्स टू श्रिंकिंग ऑफ सेल और एनी प्लांट या एनी फ्रूट
उसको क्या कर सकता है, श्रिंकिंग कर देगा। ऐसे समझते हैं इस चीज को, जैसे आप लोगों ने घर में अचार तो देखा ही होगा, तो जो मैंगो आप लोगों ने डाला वो है फूला हुआ, ठीक है, उसको डालते हैं क्या, उसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, चीनी भी डाल देते हैं। वैसे चीनी और नमक ज्यादातर उसको प्रिजर्व करने के लिए है, लेकिन अगर हम उसको नमक के पानी में रखें छील के उसको, तो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिकल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, वो पिकल में कन्वर्ट हो जाएगा जो मैंगोस है। ऐसे ही आपने और भी देखे होंगे, जैसे कैरेट है, सूखी हुई कैरेट है, उसको पानी में डाल दो, पानी में रख दो, तो वो दोबारा से फूल जाती है और फिर से लगती है कि ये तो फ्रेश है। तो जो श्रिंक्ड है आपकी, श्रीवल्ड जो कैरेट है, वो वापस से क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, क्योंकि उसमें एंडोस्मोसिस हो गया। अगर ऐसे ही जो आपने मैंगो को रखा, अगर उसको नमक के सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी। तो ये एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस है। क्लियर है सब कुछ, मेरे हिसाब से कुछ मुश्किल नहीं होगा। अब हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एक बार फिर से जानते हैं, ताकि मैं कंप्लीट आइडिया दे दूं आपको। तो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसकी टाइप और कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हम लोग यूज कर सकते हैं और कहां पे हमने देखी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो the membrane which allow only solvent to pass through it is known as semi permeable membrane। जो मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को अपने अंदर से पास होने देगी उसको बोलेंगे क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दो टाइप की होती हैं, पहली है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती हैं, द मेम्ब्रेन्स विच एग्जिस्ट इन नेचर, मेम्ब्रेन्स विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, इन नेचर are natural semi-permeable membranes. For example, the membrane below the skin of the membrane below the skin of animals and plants, animals and plants, वो क्या है हमारी सेमी परमिएबल, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ज़्यादातर वही हम लोग यूज़ करते हैं। मैं अगर बात करूं तो पिग्स ब्लैडर, ज़्यादातर जो आप लोग आगे जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो डायलिसिस करेंगे, तो डायलिसिस में भी हम लोग जनरली पिग्स ब्लैडर को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। मैंने पहले ही एग्जाम्पल बता दिया था, हमारी स्किन है, प्लांट्स की भी जो आउटर लेयर है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर सकती है। ओके, सो दिस इज द नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी आती है हमारे पास, बी इज आइदर सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक भी हो सकती है और सिंथेटिक भी। द मेम्ब्रेन्स विच आर prepared or synthesized in laboratory are known as सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, जो लैब में बनाई जाए। और सेमी सिंथेटिक वो होती हैं जो नेचुरल मेम्ब्रेन है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उनको मॉडिफाई कर दिया जाए। उनको जब हम मॉडिफाई कर देते हैं तो वो होती हैं क्या, सेमी सिंथेटिक। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहें तो फॉर एग्जाम्पल कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड ये काफ़ी सिंथेटिक, जो सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और काफ़ी यूज में होती है। कहाँ यूज होती है आगे मैं यूज करूँगा जब ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करेंगे। तो ये कहाँ पे यूज होती है, जहाँ बहुत हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है। इसके अलावा सेलोफेन है, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये सेमी सिंथेटिक है। ये सेल्यूलोज से बनाई जाती है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसको मॉडिफाई करके सेलोफेन बनाया जाता है। मैं बता दूं, ये आप सब ने देखा हुआ है, जैसे बिस्किट्स वगैरह हैं, उनको रैपिंग के लिए आपने वो ट्रांसपेरेंसी शीट देखी होगी, वो जो प्लास्टिक सा लगता है वो एक्चुअल में सेलोफेन, दैट इज सेलोफेन। तो वो भी क्या है, हमारी सिंथेटिक में ही कंसीडर की जा सकती है।
तो ये है हमारे पास ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में जो बातें आपको जाननी थी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है मैंने वो भी बता दिया। अब मैं एक बार मेन से पॉइंट बता दूं, अगर एग्जाम में कई बार आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो डिफरेंसेस क्या रहेंगे? तो डिफरेंसेस बिटवीन किस किस के बीच में? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। भाई एक आधी जगह पे कैमरे को बताते बताते ना थोड़ा सा फोकस कम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा अगली लाइन दोबारा से सुन लें। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो डिफ्यूजन जो होता है इसके अंदर नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। इसमें क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड, ठीक है। इसके अंदर देयर इज मूवमेंट ऑफ, किस किस की मूवमेंट है? मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। इसमें मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अकर्स। इसके अंदर देयर इज मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सिर्फ सॉल्वेंट चलेगा भाई, ठीक है। इसमें कहां से कहां चलेगा? यहां पर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहां बहुत ध्यान से लिखना, तुम्हारी बुक्स में भी लिखा हुआ है यहां पर लो से हाई कंसंट्रेशन पॉसिबल नहीं है। आपको लिखना है क्या? देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस पे ये अप्लाई होता है। दूसरी बात, जब ऑस्मोसिस है हम बार से इसको स्टॉप नहीं कर सकते। ये आगे अब ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा तो मैं बताऊंगा। तो क्या है, क्या बता रहा था मैं? इट कैन नाइदर बी स्टॉप्ड, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते हो, स्टॉप्ड नॉर बी रिवर्स्ड, ना इसको आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन इसको आप लोगों ने रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा है कि नहीं? बताएं भाई। और रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा होगा ना, घरों में आरओ लगा तो हुआ है ना, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इट कैन बी स्टॉप्ड, इसको स्टॉप भी कर सकते हो, स्टॉप्ड एज वेल एज रिवर्स भी कर सकते हो, उल्टी डायरेक्शन में भी कर सकते हो। इट इज एप्लीकेबल फॉर द गैसेस, ये ज्यादातर गैसेस में एप्लीकेबल है। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस में ज्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। हालांकि मैंने डिफ्यूजन बताया आपको कि सॉल्यूशंस में भी डिफ्यूजन पॉसिबल है, पर ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल रहेगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस में पॉसिबल रहेगा, गैसेस में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद रखने चाहिए। जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशंस भी यहाँ पे बता दूं, बट अगर मैं बताऊंगा तो फिर उसकी मेजरमेंट को भी और फिर एप्लीकेशन को भी कोरिलेट करना पड़ेगा, तो वो मैं अलग वीडियो में डाल दूंगा, वो एक ही वीडियो में अपना काम चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबको पता चल गया, आप लोगों को सिर्फ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पता होना चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्योंकि मैं कौन सी यूज करूंगा वहां बोलूंगा, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि मैं नेचुरल ले रहा हूं कि सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ले रहा हूं, ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिफ्यूजन में सिर्फ सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों चल सकते हैं। ऐसे समझ लो जैसे कि मान लो मैं अपनी क्लास को कहूं कि क्लास बाहर निकल जाए और यहाँ पर बड़ा सा दरवाजा लगा दो और पानी भी है और तुम लोग तैर रहे हो उसमें, और मैंने कहा निकले, तो सॉल्वेंट तो निकल जाएगा, तुम भी साथ दरवाजा लगा हुआ है। बट अगर मैं इस दीवार में छेद कर दूं और अब कहूं कि निकल के देखो, तो क्या निकल सकता है? सिर्फ पानी, और वो भी कब? जब बाहर पानी का लेवल क्या होगा, यहाँ के लेवल से या यहाँ के वॉल्यूम से बार का कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी, तो ही पानी यहां से जाएगा। पता चला उधर बहुत सारा पानी है, यहाँ पानी कम है, तो पानी वहां से इधर आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑस्मोसिस, और अगर दरवाजा लगा हो तो वो था डिफ्यूजन। क्लियर है? होपफुली आ ही गया होगा समझ में
कि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट चलेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है, और इसको आप लोग रिवर्स भी कर सकते हैं कल के लेक्चर में, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप लोग समझ जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।